बाद हार मिली है न्यूजीलैंड से। भारत के अंदर ही टेस्ट मैच हारा है भारत ने न्यूजीलैंड से। तो बहुत ही अहम विषय है ये, क्योंकि इंडिया ने पहली इनिंग्स में 40 रन किए थे सिर्फ पहली इनिंग्स में। उसके बाद जम्मू कश्मीर क्रिकेट की बात भी करेंगे, जहां पर जम्मू कश्मीर का मैच उड़ीसा में साथ से चल रहा है कटक में, और बेहतरीन प्रदर्शन वहां पे जम्मू कश्मीर करती हुई नजर आ रही है। और वहीं पे बात इंडिया ए और पाकिस्तान ए के मैच की भी कर लेंगे, जहां पर इंडिया ने जीत दर्ज की है और आसिफ सलाम डार ने एक अहम भूमिका उसमें निभाई है। तो चर्चा जल्दी से शुरू करते हैं, क्योंकि हमारे 3 अहम गेस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। और मैं आपको बता दूं, इसिंदर कोल जी हैं जो कि कोच भी रह चुके हैं, उनके साथ राकेश काला जी हैं और दिव्यांशु जायसवाल जो कि खेल पत्रकार हैं। तीनों गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इनसे चर्चा करेंगे कि किस तरीके से ये मैच पूरे तरीके से इन्होंने देखा है, क्या ऑब्जर्व किया इस मैच के अंदर, क्या कुछ बदलाव जो है वो होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, किस तरह से खिलाड़ियों को मौका और मिलेगा नहीं मिलेगा। आप सबका स्वागत है सर। सिंदर कोल जी आपका भी, राकेश कालरा जी आपका भी, और दिव्यांशु जायसवाल आपका भी। चर्चा शुरू करूंगा मैं सिंदर कोल से। जिस तरह से जम्मू कश्मीर की बात करूंगा, सबसे पहले मैं इनसे जम्मू कश्मीर की परफॉर्मेंस को देखकर क्या जहन में आता है? इस साल अगर आप देखेंगे जम्मू कश्मीर की जो परफॉर्मेंस पहले मैच में रही है, खुजूरिया स्कोर मोर देन 250 रन और बाकी खिलाड़ियों का भी अच्छा खासा प्रदर्शन रहा है। तो उसके बारे में इतना ही मैं कहूँगा कि हाँ, कुछ जो भी टीम परफॉर्म कर रही है ओवरऑल, अभी ये पहले मैच में तो अच्छा खासा हो गया परसों, और दूसरे मैच में जस्ट 2 रनों से वो पीछे बिखर गए फर्स्ट लीग में, लेकिन ओवरऑल जो है ठीक जा रहा है हमारे गेम के इस वक्त। बाकी जो है डोमेस्टिक क्रिकेट जो हम कह रहे हैं, जिसकी वजह से हम थोड़ा पीछे हट रहे हैं पिछले 2-3 साल से, दैट इज नॉट एक्टिव इन गेम के। अगर डोमेस्टिक क्रिकेट जो है वो अगर एक्टिव हो जाए और जो उसी बेसिस पे सिलेक्शन प्रोसीजर हो जाए, तो वो तो सोने पे सुहागा होगा, जैसे हमने पहले क्या हुआ करता था। 14 से जब हमारी सिलेक्शन होती थी, आई यूज्ड टू बी द पार्ट ऑफ दैट सिलेक्शन कमेटी, तो उसमें क्या होता था डोमेस्टिक क्रिकेट में जब हम उनकी परफॉर्मेंस देखते थे, आफ्टर दैट वी यूज्ड टू टेक प्रोसीजर्स ऑफ दोज दैट नेट, उसके बाद लेकिन परफॉर्मेंस जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट की रहती थी। अब यहाँ इसमें जो है हम सिलेक्शन पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं उठाते, क्योंकि जो भी हमारे सिलेक्टर दे हैव द बेस्ट रिकॉर्ड इन J&K एंड दे आर सिलेक्टिंग द बेस्ट अवेलेबल टीम। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट में एक्टिव है और जो लाइव क्रिकेट जो है परफॉर्मेंस जो लाइव क्रिकेट में होती है, उसी बेसिस पर सिलेक्शन होती सक्सेसफुल रहता है वो। बिल्कुल अच्छे कोल जी, आपकी बात सही है, दुरुस्त है कहीं ना कहीं, पर हम कुछ ना कुछ बहुत से बदलाव जो है जम्मू कश्मीर की टीम के अंदर देख रहे हैं। दूसरे मैच में भी, दूसरी इनिंग्स में भी तकरीबन 73 रन से लीड कर रही है जम्मू कश्मीर और एक ही विकेट गंवाया है अपना। तो बेहतर प्रदर्शन इस मैच में भी करती हुई नजर आ रही है कि ये लग तो यही रहा है कि इस मैच में भी 3-3 पॉइंट दोनों को मिल जाएंगे टीम को। उम्मीद यही है, जीत भी सकती है। मैं रुक करूंगा, अब हमारे साथ राकेश कालरा जी हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट है। मैं बात करूंगा इंडिया न्यूजीलैंड के मैच की। सबसे पहला बात क्या जहन में आपके आती है इंडिया की आज के हार को देखते हुए? कहां कहां गलतियां हुई है, कहां कहां चूक हुई है, उसको कहां कहां पे सुधारना जरूरी है? नमस्कार सभी सुनने वालों को, देखने वालों को। ये बात सही है कि हार हुई है, और 18 सीरीज के बाद जो है एक तरह का हमारा अभी रिकॉर्ड था कि हम हार ही नहीं रहे थे, और अपनी लोकल ग्राउंड मुझ तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है किसी टेक्निकल फॉल्ट से। मैं रुक करूंगा। खेल पत्रकार हमारे दिव्यांशु जायसवाल हमारे जुड़े हैं। दिव्यांशु, आप काफी तजुर्बा रखते हैं इस क्रिकेट को लेकर। आज के मैच जिस तरह हुआ इंडियन न्यूजीलैंड का, और आज हार मिली है इंडिया को। पहला दिन बारिश की भेंट चढ़ गया था, पर आज 5वें दिन इंडिया हारी है। हार तो हार है, कोशिश बड़ी की बचाने की, पर पहली पारी में ही कुछ इस तरह से ध्वस्त हो गई थी इंडियन टीम की, उसको संभालना बहुत मुश्किल हो गया था। तो पहली बात आपके ध्यान में क्या आती है, किन किन गलतियों को सुधारने की जरूरत है इंडिया को? गलतियां सुधारने की देखिए जरूरत है, क्योंकि जैसा रोहित शर्मा ने खुद एक्सेप्ट किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि यार पहले टॉस जीत के बैटिंग करना गलत हो गया,
हालांकि वो फैसला गलत मुझे टेक्निकली नहीं लगा, क्योंकि आज जब टॉम लेथम से पूछा गया तो उन्होंने भी यही कहा था कि हम भी टॉस जीतकर पहले बैटिंग करना चाहते थे। बस गलती ये हुई कि जो पहला सेशन भारत ने वहां पर गंवाया 34 पर 6 का पहला सेशन, जो डे 2 का, वो कहीं ना कहीं वो जो 2-3 घंटे है ना जहाँ पे भारत ऑल आउट हुआ 46 तक, वो अगर आप हटा दे, इसके अलावा टीम इंडिया गेम में था, अगर वहां पे वो फर्स्ट सेशन भारत सर्वाइव कर जाता तो मेरे ख्याल से ये मैच टीम इंडिया के नाम होने वाला था, क्योंकि भारत ने जिस तरह से न्यूजीलैंड को भी रोका, हालांकि वो रचिन रविंद्र और रचिन साउदी वाली जो पार्टनरशिप थी वो बहुत ज्यादा आगे चली गई थी, कहीं ना कहीं वही टर्निंग पॉइंट था पूरे मैच का। एक तो इंडिया का ऑल आउट होना और एक साउदी वाली पार्टनरशिप, अगर ये दो चीजें हटा दी जाए तो इंडिया पूरे तरीके से गेम में था। और अगर आप देखिए एक दिन बारिश से डूब गया, बाकी इतना टाइम बारिश के कारण वेस्ट हो गया, और 5वें दिन पहले सेशन में गेम खत्म हो गया, मतलब समझिए कितना टाइम और था अगर बारिश नहीं होती तो इंडिया आराम से जीता। बस वही बात है कि शुरू के 2-3 घंटे इतना ज्यादा गेम में पीछे ले गए इंडिया को कि फिर वापसी करने का मौका तो आया, बस कल फिर से मौका गवा दिया। तो ये चीजें आई थिंक पुणे और जो मुंबई में 2 बचे हुए मैचेज है वहां पे नहीं होगी, क्योंकि हमने अभी आईपीएल से पहले देखा था इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट मैच हम हारे थे, बाकी 4 लगातार जीते। तो वही चीज रोहित शर्मा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है कि ठीक है पहला मैच हार गए, कोई बात नहीं, पहले भी हमको आइडिया है जैसे खेलना है, तो मुझे लगता है वापसी इंडिया पुणे वाले टेस्ट मैच में करेगी। बिल्कुल रुक करूंगा राकेश कालरा जी का, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? राकेश कालरा जी क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? मुझे आपकी आवाज, हाँ जी मैं आपको सुन पा रहा हूँ। अच्छा, मेरा आपसे ये सवाल रहेगा, जिस तरह से इंडिया ने टॉस जीता था और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था, और चिन्नास्वामी की स्टेडियम पिच जो हमेशा देखी गई है वो स्कोर के लिए अच्छी रहती है हमेशा, पर उस दिन कुछ अलग देखने को मिला। क्या इसमें जो लगातार बारिश हो रही थी, पिच में नमी थी, क्या ये कारण रहा खासतौर पर? क्या वो फैसला जो था वो सही था, टॉस जीतकर बैटिंग करना? अब तक हमें ये आवाज नहीं पहुंच पा रही है कालरा जी, किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से। सिंदर कोहली जी मैं आपके पास आता हूं, मैं इंडियन टीम की बात कर रहा हूं, जिस तरह से मैच में हार मिली है और 36 साल के बाद कीवी जो है वो जीते हैं भारत की सरजमीन के ऊपर, तो काफी बड़ी बात है उनके लिए, इतिहास उन्होंने रचा है। पर इन सबके बीच में मैं टॉस को जानना चाहता हूं, क्या टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना सही था? क्या पिच उस तरह की नहीं थी? क्या पिच जिस तरह चिन्नास्वामी स्टेडियम जानी जाती है हाई स्कोर के लिए, उस तरह की नहीं होकर बॉलिंग ट्रैक पहले सेक्शन में लगातार देखने को मिला? देखिए सबसे पहली बात यह है कि पूरा दिन बारिश हो गई, हेवी एटमॉस्फेयर था, कवर्ड विकेट था, और कवर विकेट के बाद जब कवर उड़ गए तो विकेट में नमी रही है। एंड आई डोंट थिंक इट वाज अ वाइज डिसीजन, जैसे एडमिट किया कप्तान साहब ने भी कि ये वाइज डिसीजन नहीं था। और सबसे बड़ी बात है जो फास्ट बॉलर न्यूजीलैंड के थे, दे वर ऑन द टारगेट। अगर आप देखेंगे कि दे बॉल विदिन 2-3 और उन्हें बहुत ऊपर बॉल की, स्विंग बहुत ज्यादा हो रहा था, एंड अवर बैट्समैन कुड नॉट सर्वाइव टू दोज फर्स्ट 2 ओवर। उसकी वजह से वी वर ऑन द बैक फुट एंड वी गॉट बंद आउट विदिन 46 रन। इट वाज मैंने कहा ना वाइज डिसीजन नहीं था। It should not have been, we should not have taken batting first. अब उसके बाद आप देख लीजिए, आरडी इंडिया 46 पे ऑल आउट हो गई एंड देन न्यूजीलैंड केम इनटू बैट। हमने सबसे बड़ी बात गलती की थी कि हमने only 2 फास्ट बॉलर्स वर इन द टीम और 3 सिक्सर्स। दैट वाज आल्सो नॉट अ वाइज डिसीजन, जबकि हमारे पास 3 सीमर्स होने चाहिए थे। इट वाज नॉर्मली जो भी ये विकेट रहता है इसमें बैटिंग में भी सपोर्ट मिलता है और बाउंसी और फास्ट बॉल्स को सपोर्ट मिलता है इस विकेट पे। तो हाउ वी एनकरेज सिग्नल, ये भी एक क्वेश्चन मार्क ही रहा है। और वन मोर थिंग, जो हमारे फास्ट बॉलर है बुमराह इज ऑन द टारगेट, और हमारे दूसरे जो है फास्ट बॉलर, अगर उसका पिछला परफॉर्मेंस आप देखेंगे पिछले 10-12 इनिंग्स में, 14 इनिंग्स में उससे 10 की 12 विकेट निकाली है, तो ही वाज नॉट अमंग विकेट।
क्योंकि फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट स्पेल जो रहता है फास्ट ओवर का 4-5 ओवर वो भी करता है, दूसरा भी करता है, उससे जब तक 2-3 विकेट नहीं निकलेंगी यू विल नॉट बी ऑन ए टारगेट और आप जीत से बहुत पीछे रहेंगे। और जब आगे आपके 46 की रात नहीं पहले, तो दैट वाज अगेन अ माइनस पॉइंट फॉर इंडिया। जी, मैं रुक करता हूँ। मेरे साथ दिवांशु जायसवाल हैं। दिवांशु जी, इस तरह से साफ तौर पर सिंदर कोहली जी ने भी कहा है कि ये डिसीजन जो था बिल्कुल सही नहीं था पहले बल्लेबाजी करने का और साथ ही साथ 2 तेज गेंदबाज और 3 स्पिनर खिलाने का। तो हमेशा पिच को देखकर कप्तान कोच डिसीजन लेते हैं कि क्या टीम स्क्वाड रहेगा, क्योंकि पिच क्या रुख अपनाती है, क्या वो तेज गेंदबाज को मदद करती है या वो स्पिनर्स को मदद करती है। तो यहाँ पर ये डिसीजन आपको किस तरह का लगा? क्या इसमें बदलाव होना चाहिए था? क्या ये पिच को परख नहीं पाए? वही बात आती है कि पिच लगातार अंडर कवर थी तो इतना ध्यान भी नहीं दिया। नहीं देखिए, बिल्कुल ये हो सकता था कि 3 सीमर्स, और अगर मान लीजिए आपने 2 सीमर्स भी खिलाए हैं तो मेरे हिसाब से भी मोहम्मद सिराज की जगह आकाशदीप को होना चाहिए था वहां पे, क्योंकि आकाशदीप बहुत अच्छे फॉर्म में है और सिराज टेस्ट क्रिकेट में पिछले कुछ समय से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, स्पेशली इंडिया में तो नहीं कर रहे। तो अगर आपको 2 सीमर्स खिलाने की थे तो आई थिंक सिराज से पहले आपको आकाशदीप को प्रेफरेंस देनी चाहिए थी। और रही बात पिच की, तो देखिए अब तक हम रेड सॉइल पिच पे खेले हैं पूरे बांग्लादेश के खिलाफ, जो सीरीज थी चेन्नई या कानपुर दोनों में रेड सॉइल पिच थी, जहां भी रेड सॉइल पिच थी। अब जब पुणे जाएगी इंडिया वहां पे ब्लैक सॉइल पिच, अब ब्लैक सॉइल पिच में आपको पता है यार स्पिनर्स को बहुत ज्यादा मदद मिली, तो शुरू के 1 या 2 दिन जो है अच्छा बाउंस वगैरह मिलेगा, बैटिंग अच्छी हो जाएगी, बट उसके बाद स्पिनर्स का दबदबा रहेगा, तो वहां पे तो कंफर्म है कि 3 स्पिनर्स खेलने। बट बात यह कि क्या सिराज को ड्रॉप करके आप आकाशदीप को लाओगे? क्या आप भरोसा जताओगे आकाशदीप पे? क्योंकि आकाशदीप इन कंडीशन में भी अच्छा कर सकते थे, सिराज से तो बेहतर कर सकते थे, क्योंकि सिराज का रिसेंट फॉर्म अच्छा नहीं है। तो प्लेइंग 11 को आइडियली चुनना भी बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ा सवाल तो अब यही आ रहा है पूरे सोशल मीडिया पे कि अगले टेस्ट मैच में के राहुल खेलेंगे या सरफराज खान? मेरा अगला सवाल वही था। बड़ी डिबेट शुरू हो गई। जी बिल्कुल, मेरा अगला सवाल वही था। मैं और करूंगा क्रिकेट एक्सपर्ट राकेश कालरा जी का। राकेश कालरा जी, जिस तरह से साफ तौर पर ये बातें तो हो चुकी कि टॉस जीतकर बैटिंग करना गलत डिसीजन था, उस पर भी आप अपना रिएक्शन दीजिए कि किस तरह से सही डिसीजन था या गलत था और किस तरह से सीमर्स और स्पिनर्स को लेकर चलना था। पर सबसे बड़ा सवाल इस मैच का ये रहा है कि केएल राहुल की परफॉर्मेंस। अगर कल केएल राहुल जो उम्मीदें उनसे लगाई गई थी उस पर खरा उतरते, तकरीबन 200-225 का टारगेट होता, तो शायद आज मैच का रुख कुछ और होता। आपकी क्या राय है इसमें? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लेकिन इसमें यही बात रही कि अगर ये हो जाता तो वैसा होता, लेकिन उम्मीदें केएल राहुल से कि वो नहीं बन पाए। लेकिन आप ये भी देखिए कि शुरुआत में जो हमारे को अपनी बल्लेबाजी या गेंदबाजी, बल्लेबाजी से जो उम्मीदें थी शुरुआत में ही, जो अगर कुछ कहते ना कि जो है शुरुआत अच्छी हो तो वेल बिगिनिंग इज हाफ डन, तो वहाँ पर अगर एक बारी आप मनोबल टूटता जाए तो उसके बाद सभी पत्ते जो है ना बिखरने शुरू हो जाते हैं। तो अब तो ये है कि मेरे ख्याल में भाग्य ही साथ दे सकता था, जिसमें बरसात अगले दिन थोड़ी सी और जारी रहती और ऐसा वैसे कमी रहता है कि हम जो क्रिकेट के जो चाहने वाले हैं वो हमेशा हर चीज को ये समझ कर चलते हैं कि हर पत्ता जो हमारा हर जो बॉलर है या बैट है वो सही काम करेगा। कई बार ऐसा होता है कि हमारा दिन ठीक नहीं है। हाँ ये है कि जैसे ये कहना कि गेंदबाजी अगर सीमर में जाकर अगर सभी सीमर हो या सीमर के साथ थोड़े वो भी हो तो उसमें कुछ हो सकता था, हो जाता है। लेकिन ये भी देखिए थे कि जो हमारे बाद के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने संघर्ष काफी किया, लेकिन मुश्किल थी क्योंकि आखिर में 107 रन ही चाहिए थे और विकेट कम थे, इसलिए कुछ ये कहना कि अगर वो जाता है तो कहना ठीक नहीं रहेगा। अरे कहना तो ठीक नहीं रहेगा राकेश कालरा जी, पर हम सिर्फ इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से कुछ बदलाव हो सकते थे और टीम बेहतर प्रदर्शन कर सकती। मैं केएल राहुल पर दोबारा आऊंगा। अगर दूसरी इनिंग में अब वो परफॉर्मेंस करते अच्छा तो शायद स्थिति कुछ और होती। मैं उस पर चर्चा कर रहा था कि जिस तरह से हमने टीम का स्टैंड देखा दूसरी इनिंग्स में, लगातार अच्छी पार्टनरशिप बनती चली गई और अच्छा वहां पर प्रदर्शन किया गया। सरफराज खान की तरफ से भी और ऋषभ पंत की तरफ से भी, विराट कोहली ने भी अच्छा स्कोर किया, तो मतलब हर तरफ से सपोर्ट मिल रही थी। तो वहां पर केएल राहुल और रविंद्र जडेजा दोनों खिलाड़ियों का कितना एक अहम रोल था वो निभाना।
जी, आप कहना चाहते थे कि जो प्लेइंग 11 था उसमें चूक रही, तो जब आप ये समझे कि कितनी मैनेजमेंट थी वहाँ पर, सभी लोग अनुभव वाले लोग थे, तो वही अगर नहीं पढ़ पा रहे थे, तो अगर आप ये देखें कि मीडियम पेसर आकाशदीप की जगह कुलदीप यादव को टीम में रखा गया होता, तो रोहित शर्मा ने इसको माना भी है कि ये गलती रही उनकी, और देखा भी कि पिच पर घास नहीं थी, तो सोचा कि पहले कुछ जो समय है, पहले के जो सत्र होंगे, तो वहाँ जैसे जैसे खेल आगे बढ़ेगा तो बदल जाएगा गेम। जब भी ऐसा होता है भारत में, कब खेला जाता है, तो पहले जो सत्र है वो काफी महत्वपूर्ण होते हैं, और फिर बाद में स्पिनर भी आ जाते हैं। तो कुलदीप को लाने का कारण ये भी रहा होगा कि उन्होंने सपाट पिचों पर विकेट लिए हैं, हालांकि उम्मीद नहीं थी कि पिच पहले से अधिक जो सपाट होगी, तो जाहिर है ये जो आकलन जो है पिच का है वो ठीक से नहीं पढ़ पाए। और न्यूजीलैंड की टीम जब बल्लेबाजी करने आई थी, तब तक पिच अपेक्षाकृत जो है काफी आसान हो गई थी, और यही कारण था कि जो रविंद्र का जलवा वहां पर आपको देखने मिला। लेकिन रविंद्र जो कि 134 रन बनाकर जिन्होंने 356 रनों की बढ़त दिलाई, तो ये है कि प्लेइंग 11 में ठीक तो है, इसकी कोई बात नहीं है। जी बिल्कुल, टीम सऊदी की इनिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट रही है इस पूरे मैच के अंदर, और बॉलिंग में भी बेहतर प्रदर्शन किया टीम सऊदी ने। सुंदर जी, जिस तरह से केएल राहुल की मैं बात कर रहा हूं, तो एक राय आपसे मैं लेना चाहूंगा, क्या अगले मैच में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं टीम के अंदर? क्या केएल राहुल को रेस्ट दी जा सकती है, ध्रुव जुरैल उनकी जगह खेलते हुए नजर आ सकते हैं? दो मैचेस की बात, अभी हमारे पुणे में एक मैच हो रहा है और दूसरा वानखेड़े स्टेडियम में हो रहा है। दोनों जो विकेट्स है दे आर बैटिंग विकेट्स, ये तो वहाँ अच्छा खासा स्कोर दोनों विकेट्स पे हो जाएगा, लेकिन टू सम एक्सटेंट वहाँ बॉलिंग में भी सपोर्ट मिलता है फास्ट बॉलर्स को, जैसे बाउंसी विकेट, और फास्ट बॉलर्स अच्छा खासा वहाँ प्रदर्शन करेंगे। जहाँ तक मेरा ख्याल है, वहाँ का राहुल जी की जगह वो गिल को इंक्लूड कर देंगे। दिस इज माई रीडिंग कि राहुल की जगह गिल आ जाएगा। और जहां तक मेरा एक और ख्याल है, एक स्पिनर को वो वहां ड्रॉप करके फास्ट बॉल से ऐड करेंगे, जैसे वही आकाशदीप विल बी हियर, आई एम श्योर दैट ही विल बी इन द साइड। यही दो चेंजेस मैक्सिमम हो सकती है, एक स्पिनर की जगह वो और ये एक बैट्समैन। बाकी तो मेरे सामने यही टीम रहेगी। आप खुद देख सकते हैं कि जो ये पहला मैच जो हुआ पूरा डिसाइड हो गया, फर्स्ट दो पहले 2 घंटे में ही डिसाइड मैच हो गया। अगर ओवरऑल आप देखेंगे एनालिसिस करके, कि पहले 2 ओवर्स जो है उसमें पूरा मैच जो है, बाकी देखिए इंडियन सेकंड इनिंग में we scored more than 400 runs, they also scored more than 400 runs, और लास्ट इनिंग में भी they scored 100 something run 2 घंटे में। दैट मीन्स कि बाकी जो 3 दिन का ही मैच चला, इवन अगर 4 दिन पूरा भी चलता, स्कोर अच्छा खासा हो जाता। अगर पहली इनिंग में इनका 46 नहीं होता, इवन 150 रन भी हो जाता था, इट वुड हैव एंडेड इन ड्रा। सिंपल, एज पर द बैटिंग, बिकॉज वी हैव अ वेरी बिग पोटेंशियल बैटिंग, ऐसी बात नहीं है। एक और चीज मैं यहाँ एक टेक्निकल बात कहना चाहूंगा कि जैसे देखिए ये 5 दिन के, ये तो ना 2020 मैच है और ना 50 ओवर मैच है, दिस इज ए टेस्ट मैच। टेस्ट मैच में आपके अगर हर कोई आदमी बला घुमाने लगे, आप देख लीजिए हमारी टीम अगर जाएंगे रोहित से लेके एंड तक, हर कोई विकेट पे टिकने वाला नहीं है। जैसे हमारे पहले हुआ करते पुजारा, वहीं रुकना, बॉल को रोकना और एक साइड से ब्लॉक करना। टेस्ट मैच की खासियत वही है कि यह तो स्टे दिया, बिकॉज यह तो प्ले फॉर 5 days। और जहां हमारे देख रहे हैं कि जायसवाल से लेके एंड तक हर कोई स्टार्ट से मारना जा रहा है, तो कहाँ ये किसी भी आप देखिए वहां की टीम देखिए, आज तो पूरा ट्रेंड ही चेंज हो गया क्रिकेट का। टेस्ट मैच में आप देखिए 3 दिन के अलावा तो टीम चलती ही नहीं है, और जहां भी थोड़ा सा लैप्स हो गया किसी भी टीम के लिए, थोड़ा सा बैकफुट पर आ गई तो दे लूज द मैच। अभी देख लीजिए यहाँ यही हो रहा है। जी बिल्कुल। तो जहाँ ये दोनों मैचेस जो हमारे आएंगे आप, वो दे आर बैटिंग, वहाँ से पूरा बैटिंग ट्रैक है, वहाँ तो इट विल बी टर्म्स ऑफ रन विल बी दियर। और जो हमारा पुणे में वहाँ भी अच्छा खासा स्कोर रहेगा, बाउंसी विकेट है, बैटिंग के लिए भी बहुत हेल्पफुल है और बॉलिंग के लिए भी। वहाँ भी जहाँ तक मेरा ख्याल है 3 फास्ट बॉलर्स आ जाएंगे दोनों मैचेस में। ये विल बी इंक्लूड 3 फास्ट बॉलर्स, 2 स्पिनर्स, और ये जो हमारे आपने अभी कहा राहुल की जगह, तो जहाँ तक इफ गिल विल बी ओके, देन गिल विल डेफिनेटली कम इन द टीम।
मैं रुक करूंगा मेरे साथ दिनाशी विश्वासी जिस तरह से खासतौर पर आप किस तरह सोच रखते हैं कि आगे मैचेस में किस तरह की चेंजेस हैं वो आप टीम के अंदर देख सकते हैं और आप पसंद भी करते हैं चेंजेस होना। केएल राहुल के बारे में आपकी क्या राय है जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस रही है? केएल राहुल के बारे में क्योंकि हम सरफराज खान को अब ड्रॉप नहीं करते, 150 रन बनाने के बाद अगर किसी बंदे को आपको ड्रॉप करना पड़े तो फिर कोई सवाल या जवाब रहने ही नहीं जाएगा। तो मुझे लगता है कि केएल राहुल की जगह जो है गिल आएंगे, क्योंकि गिल इंजर्ड थे और गिल नंबर 3 पर खेलेंगे और सरफराज अपने 6वें नंबर पर आ जाएंगे जब अगर राहुल को ड्रॉप करना है। बट क्योंकि इतिहास रहा है कि टीम मैनेजमेंट अक्सर उन खिलाड़ियों को बैक करती रहती है, तो शायद ये हो सकता है कि गौतम गंभीर, रोहित शर्मा ये सुने कि राहुल को रखा जाए और मौका दिया जाए। बट अगर हम सबकी बात की जाए, हम सबका ओपिनियन क्या है तो वही है कि राहुल को ड्रॉप करके आप गिल को लाए और सरफराज टीम में खेले। रही बात गेंदबाजी की, तो क्योंकि कहा जा रहा है कि पुणे में ब्लैक पर्ल विकेट है, तो ब्लैक पर्ल विकेट पे तो स्पिनर्स का ज्यादा दबदबा रहता है। तो मुझे लगता है कि फास्ट बॉलर में आप सिराज को बिठाकर आकाशदीप को ला सकते हो। अगर ब्लैक पर्ल विकेट है तो फिर आप तीन स्पिनर्स के साथ ही जाओगे, क्योंकि अगर आपको 5 दिन देखना है तो ये मेरे हिसाब से चेंजेस हो सकते हैं। बट देखना होगा एक बार विकेट वहां पर किस तरह का है। मैं वायु करूंगा राकेश काटा जी का। राकेश जी, जिस तरह से केएल राहुल एक कमजोर कड़ी साबित हुए हैं पिछले कुछ मैचेस के अंदर, पर आने वाला जो टूर्नामेंट है ऑस्ट्रेलिया, तो वहां पर युवा खिलाड़ियों को लेकर जाना और एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी को साथ में लेकर जाना वो कितना जरूरी है इंडियन टीम को? क्या इंडियन टीम को, इंडियन मैनेजमेंट को ये भी सोचना पड़ेगा केएल राहुल को ऑस्ट्रेलिया लेके जाया जाए या नहीं? अगर ड्रॉप किया जाता है उनको तो ये क्या एक गलत भी साबित हो सकता है फैसला इंडियन टीम के लिए, क्योंकि उस विकेट पर खेलना इतना आसान नहीं रहता। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब आप ये देखिए कि जब आपको ऑप्शन मिलते हैं युवा खिलाड़ियों की और उनमें जोश है, जज्बा है, और अब जिस तरह से निकल कर आए हैं सरफराज खान, तो वहाँ की जो पिचेज अगर आपको तेज और बाउंसिंग बॉल आएंगी तो आप ये देखिए ना जिस तरह से सरफराज तेज गेंदबाजों को खेलते हैं, तो उसमें आपको सबको खुशी है कि उन्होंने इससे पहले इंग्लैंड के खिलाफ भी तेज गेंदबाजों को खेला और ऑस्ट्रेलिया की पिच तो इस तरह के बल्लेबाजों के लिए, और खासकर पंत भी हैं जो साथ में रहेंगे, तो इनसे ये बहुत ही है। और केएल राहुल को ड्रॉप करना ही सबसे बेहतरीन डिसीजन रहेगा, क्योंकि आप जो कह रहे हैं कि युवाओं को मौका मिलना चाहिए। अगर युवा खिलाड़ी जरूरी नहीं है कि सभी युवा खिलाड़ी अनुभवी नहीं है, क्योंकि वो जो है क्लास 1 क्रिकेट खेलकर ही अपना पोजीशन बना पाए हैं। तो ये इस तरह से खासकर जैसे सरफराज ने 150 बनाए तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हालांकि पंत भी 99 रन से 1 रन की चूक है। तो ये खिलाड़ी आने वाले समय का भविष्य है ऑस्ट्रेलिया के लिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि केएल राहुल को ड्रॉप करके किसी नए खिलाड़ी को या इस तरह के खिलाड़ियों को मौका मिलना चाहिए। और बाकी अनुभव आज के दिन में जब से IPL आया, सभी खिलाड़ी बहुत ज्यादा अनुभव वाले हैं। अशिंदर जी, मैं एक बात और समझ चाहूंगा, आकाशदीप को लगातार मौके मिले पिछले कुछ मैचेस के अंदर, इस मैच में उनको नहीं खिलाया गया, तो अगले मैच में उनको खिलाना कितना जरूरी है आने वाली टूर्नामेंट के लिए? क्योंकि एक तेज गेंदबाज हैं और बेहतरीन तेज गेंदबाजी वो करते भी हैं और उन्होंने वो दिखाया है दिलीप ट्रॉफी के अंदर भी। और ऑस्ट्रेलिया का दौरा जो है वो कितना इंपॉर्टेंट रहेगा आकाशदीप को चांस देने के लिए? प्लेयर का एक टाइम होता है और आकाशदीप जो है इस वक्त ही अगर विकेट उसका लक भी फेवर में है और बॉलर भी बहुत ही बढ़िया अच्छा है। एंड ही इज ऑलवेज गिव्स यू अ ब्रेक। आपने देखा होगा पिछले मैचेस में भी, पहले वो आता था, वो पहले वही विकेट देता है। बुमराह को सपोर्ट जरूरी आपको देना है। जब तक बुमराह को दूसरे ऐसे सपोर्ट नहीं मिलेगा, वी विल नॉट बी इन ए पोजीशन टू विन ए मैच। तो आकाशदीप है, ही इज द बेस्ट चॉइस एट प्रेजेंट। नाउ फॉर दैट हाउ ही परफॉर्म्स इन फ्यूचर, that's a different story, but as on date he is a better choice. Even हमारा वो प्रसाद is also doing well, maybe he will also get a chance. He's a city star, अच्छी खासी स्पीड है उसकी, तो maybe he may also get a chance. और मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, now selectors should think about the future of Indian cricket, क्योंकि अब जो है हमारे रोहित, जडेजा और अश्विन, ये जो है ये एक एज जो है 36 के ऊपर जा रहे हैं सब। So they should now start thinking about retirement and we should give them a chance to newcomers.
जैसे अभी आपने पहले में आपने देखा होगा कि हमारे बांग्लादेश के साइड ये उसमें जो लड़के जो नए खेले 2020 अगर खेले लेकिन अच्छा प्रदर्शन उनका रहा है ना वी हैव टू गिव देम अ चांस क्योंकि अभी आप रोहित पर इतना नहीं जा रहे हैं। रोहित आगे आगे बहुत खेला उसने आप और हमारे जडेजा भी आप बहुत आगे जा रहे हैं। अश्विन भी 37 जा पहुंच गया तो दे शुड नाउ थिंक उनका खुद को वो अब दे शुड विड्रा क्योंकि सिलेक्टर्स में ये प्रेशर रहता है। बिल्कुल सिलेक्टर में बहुत प्रेशर रहता है इसमें टीम को तैयार करना एक चुनौती भी है जरूरी है जी जरूरी भी है। मैं आखिरी कमेंट देना चाहूंगा दिवांशी जायसवाल आपसे जिस तरह से बात मैं आकाशदीप की कर रहा हूं तो आकाशदीप को टीम में रखना कितना जरूरी है आने वाली टूर्नामेंट्स के लिए क्योंकि तेज पिचेस के ऊपर तेज गेंदबाज रहना और जिस तरह से उनकी बॉलिंग रही है लाइन लेंथ रही है और जिस तरह से वो बॉल को हवा में घुमाते हैं तो वो एक बेहतर जो है विकल्प हो सकता है इंडियन टीम के लिए। नहीं बिल्कुल मोहम्मद सिराज से तो बेहतर ऑप्शन है आकाशदीप अगर आप रिसेंट फॉर्म को देखोगे क्योंकि आकाशदीप ने जब इंग्लैंड सीरीज में अगर आप देखिए क्या शानदार गेंदबाजी की है और जब उन्हें मौका मिला तब तक विकेट निकाल कर दिए ब्रेक थ्रू निकाले हैं नई गेंद से बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं और बुमराह का एक अच्छा कह सकते हैं कि सपोर्ट सिस्टम आकाशदीप हो सकते हैं जो कि अभी हमारे पास मोहम्मद शमी है। अगर शमी रहते तो फिर कोई डाउट ही नहीं था कि शमी प्लस बुमराह का कॉम्बिनेशन बेस्ट होता बट क्योंकि अभी शमी नहीं है जब तक शमी नहीं आते तब तक तो आप आकाशदीप का इस्तेमाल कर सकते हो। सिराज का टेस्ट में जो परफॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा एवरेज है T20 में तो बहुत ज्यादा एवरेज है T20 के खिलाड़ी तो वो है भी नहीं टेस्ट में स्पेशली इंडिया में उतना अच्छा नहीं कर रहे सिराज ओवरसीज में उनका जो प्रदर्शन है या परफॉर्मेंस है वो अच्छा है बट ऑस्ट्रेलिया में देखना होगा वो किस तरह से करते हैं बट अभी फिलहाल इंडिया में एशियन पिचेस पे सिराज उतना ज्यादा कारगर नहीं है तो आकाशदीप को मौका मिलना चाहिए सेकंड और थर्ड दोनों टेस्ट मैच है। हाँ बिल्कुल धन्यवाद हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए चंद्र कोल जी आपका भी राकेश कालरा आपका भी और दिवांशी जायसवाल आपका भी और जिस तरह से साफ तौर पर एक अहम चर्चा क्योंकि कहीं खुशी है और कहीं गम है जहां इंडिया ए ने पाकिस्तान ए को हराया है अमर्जिंग T20 एशिया कप में और वहीं पर इंडिया को आज हार मिली है न्यूजीलैंड से और वो तो पहले ही डिसाइड हो गया था पहली इनिंग्स के अंदर जब वो 46 पर ऑल आउट हो गई थी लेकिन वहां से वापस लौटना वापसी करना बहुत ही मुश्किल हो जाता और कोशिश इंडिया ने बहुत की पर हो नहीं पाया कुछ खिलाड़ियों से उम्मीदें इतनी थी जो वो पूरी कर नहीं पाए हैं। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी आज के खेल खिलाड़ी में इतना ही दीजिए इजाजत नमस्कार।